Hello everyone, in this video we are going to look at isomerism in biochemistry. बायोमोलिक्यूल्स का एक सब टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो शुगर के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में आइसोमर्स की तरह काम करते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट आइसोमर्स इन डिटेल. आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर या फिर उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. केमिस्ट्री के अंदर आइसोमर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट आज हम वही टाइप्स को स्टडी करेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हो और जो मोस्ट कॉमनली जिनके ऊपर सवाल आते हैं और जिनके बारे में मोस्टली बात होती है. सो we do have two categories here. एक structural isomerism and दूसरा stereoisomerism. ठीक है, stereoisomers. तो इनकी भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं जैसे कि स्ट्रक्चरल. पहले बात करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में या फिर आइसोमेरिज्म. ठीक है, जो आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमेरिज्म को फॉलो करते हैं उनको हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज. आइसोमर्स का टॉपिक कवर करने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज मॉलिक्यूल. ठीक है, अब हमको पता है, अगर आपको पता है इन दोनों का स्ट्रक्चर सो यू नो कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है. ठीक है, और फ्रक्टोज एक कीटोन है. अच्छा, जिनको नहीं पता स्ट्रक्चर, नो नीड टू वरी, इट्स रियली वेरी सिंपल. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. अब क्योंकि ये दोनों ही हेक्सोस हैं तो 6 कार्बन्स होंगे. ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन के ऊपर होता है. ओके, हियर वी गो, दैट्स इट. ठीक है, तो ये मैंने बना दिया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. अब अच्छा, आपके लिए यहाँ पे एक सवाल है, क्या ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज है या फिर एल ग्लूकोज है. ठीक है, रियली वेरी सिंपल. आई थिंक हाँ, आगे एक्चुअली हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जो क्या आएगा स्टेरियोआइसोमर्स की कैटेगरी के अंदर, डी एंड एल ग्लूकोज. तो वैसे जिसको पता है ऑलरेडी वो आंसर कर सकता है. ओके, फिर आता है फ्रक्टोज के ऊपर. फ्रक्टोज भी एक हेक्सोस है तो we're going to draw 6 carbons and कीटोन है तो कीटोन ग्रुप हमेशा सेकंड कार्बन के ऊपर होता है तो मैंने लगा दिया यहाँ पे कीटोन ग्रुप. उसके बाद ठीक है, बाकी ये कार्बन आपने फिल कर लेना है. दैट्स इट, वी आर डन. नाउ यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है. देखो यहाँ पे भी 6 कार्बन्स हैं, यहाँ पे भी 6 कार्बन्स हैं, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. यहाँ पे एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, यहाँ पे कीटोन लगा हुआ है. ठीक है, यानी कि दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही होगा मगर दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है. एंड स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ पे डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है. ठीक है, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन. I think, yeah. Okay, I'm gonna erase it for you to make space. Okay, done. Oh, okay, moving to the second category, that is your chain isomerism. इसके अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है. इसके अंदर डिफरेंट कार्बन एटम अरेंजमेंट होती है. Let me write it for you. जो
कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल माल्टोस एंड आइसोमाल्टोस. देखो माल्टोस क्या है, जिसको नहीं पता, माल्टोस एक डाइसैकेराइड है, जिसका मतलब है कि उसके अंदर 2 ग्लूकोज होती हैं. और आइसोमाल्टोस क्या है, ये भी एक डाइसैकेराइड है जिसके अंदर 2 ग्लूकोज होती हैं. तो फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क है तभी ये लोग अलग अलग शुगर्स हैं और तभी ये लोग आपस में आइसोमर्स हैं. और बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है. जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस था, यहाँ पे जो है वो कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट के अंदर डिफरेंस है. अब यहाँ पे जो तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो ग्लाइकोस, दोनों में है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, हर कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है. बट यहाँ पे जो माल्टोस है उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो होता है α1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज. मैंने GL लिखा है बट ये इनकम्प्लीट है, मतलब इनकरेक्ट है. इसको आप ग्लाइकोसिलिक लिंकेज ही लिखिएगा. उसके बाद अच्छा ये इसका मतलब क्या है? ओके आई एक्सप्लेन इट. अच्छा उसके पहले, अच्छा यहाँ पे जो आइसोमाल्टोस के अंदर जो ग्लूकोज है उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो होता है α1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड. देखो यहाँ पे 1,6 एक, पहले तो ये समझ लो अल्फ़ा बीटा क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए. कभी भी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर अगर जो H है वो ऊपर होता है तो वो एक अल्फ़ा होता है. अगर H अगर नीचे होगा ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है. अगर यहीं जो H होगा वो नीचे होगा तो ये बीटा हो गया. ये बीटा शुगर हो गई, ये अल्फ़ा शुगर हो गई, ठीक है. तो मैं इस बॉन्ड का मतलब तुम्हें समझा रही हूँ. तो इस अल्फ़ा का मतलब ये है कि जो ये माल्टोस के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, ठीक है. माल्टोस के अंदर भी अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, ठीक है. तो डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस है सिर्फ एक नंबर के ऊपर. यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माल्टोस के अंदर जो ग्लूकोज होती है तो उसके अंदर जो बॉन्ड होता है इसके पहले कार्बन और इसके 6th कार्बन के दरमियान में होता है, ठीक है. लेकिन आइसोमाल्टोस के अंदर जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो पहले ग्लूकोज के 1st कार्बन एंड दूसरे ग्लूकोज के 4th कार्बन के दरमियान में होता है. इसीलिए इन दोनों के दरमियान में जो आइसोमेरिज्म होता है वो चेन आइसोमेरिज्म होता है, क्योंकि कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है. तो या दैट्स इट फॉर चेन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म. इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है सेम कार्बन चेन बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप. हमें पता है 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल होता है, एक सब्स्टिट्यूटेड होता है. देखो एक मेन चेन है, उस चेन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है. अब हमारे पास कुछ ही फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं एंड कुछ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स होते हैं. अब जब हमारे पास शुगर्स के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स लगे हुए होते हैं वो किसी भी पोजीशन के ऊपर हो सकता है. लेकिन जैसे ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है, उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पहले कार्बन पे लगा हुआ है और जो दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसके 5th कार्बन पे लगा हुआ है. यानी कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है. चलो वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी सेम है, समझ लो फॉस्फेट, मैंने फॉस्फेट लगाया, लेकिन यहाँ पे 1st कार्बन पे, यहाँ पे 5th कार्बन पे. तो इन दोनों के बीच में जो आइसोमेरिज्म होगा वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, ठीक है. सो दैट्स इट. I don't have enough space, so I'm going to use another page here for stereoisomerism. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होती है एटम्स की, आई मीन कार्बन एटम्स की, ठीक है. इसके अंदर इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं अगर आप केमिस्ट्री की इन जनरल बात करते हो, ठीक है. सबसे पहले वो सबसे आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की आगे जाके 2-3 और टाइप्स होती हैं, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्टिकल
आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आपने प्रोटीन्स वाले चैप्टर में भी सुना होगा, प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है ये, ओके प्रोटीन्स के अंदर चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, राइट? लेकिन अगर चारों ग्रुप डिफरेंट ना हो तो फिर क्या होगा, ये जो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो ज़ीरो होगी, यानी कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है? Let me make some changes. तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक कार्बन है, उसके अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो लाइट को बैंड कर सकता है, ठीक है, लाइट को रोटेट कर सकता है। लेकिन हाँ, प्रोटीन के अंदर एक्सेप्शन होती है, मैं आपको एक्सेप्शन बता देती हूँ। प्रोटीन के अंदर ग्लाइसिन नाम की अमाइनो एसिड की एक्सेप्शन होती है, ठीक है। ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है, ये जो रेडिकल ग्रुप है यहाँ पे H लगा हुआ होता है, तो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए चारों ग्रुप्स कार्बन के डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। और ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अगर कायरल कार्बन है यानी कि उसके चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव या फिर एक कायरल कार्बन कहलाएगा, यानी कि उसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिविटी है, ऑप्टिकली एक्टिव है वो कार्बन। और अब हम लोग, मैं बार बार मैंने ये लफ्ज़ यूज़ किया कि वो लाइट को बेंड कर सकता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट इसका सिंपल लफ्ज़ों में मतलब क्या है? देखो, लाइट हमें पता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी कि उसकी बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं। लेकिन अगर मैं एक पोलराइज़र ले लेती हूँ, ठीक है, ये पोलराइज़र क्या करेगा, लाइट को पोलराइज़ करेगा। यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक पोलराइज़र ले लिया, ठीक है। वो इस लाइट को क्या करेगा, पोलराइज़ करेगा, और फिर उसके बाद लाइट को पोलराइज़ करने के बाद इसे एक ही डायरेक्शन में लाइट फिर जाने लगेगी। उसके बाद मैं ले लेती हूँ एक सोल्यूशन एंड उसके अंदर होगी शुगर्स, ठीक है। ये है एक शुगर का सोल्यूशन जिसके अंदर सारी मैंने ऑप्टिकली एक्टिव शुगर्स डाली हैं, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन्स वाली शुगर डाली है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ऑप्टिकल आइसोमर्स डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है, शुगर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब जब लाइट इसमें से जाएगी तो लाइट जो है वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ही बोलते हैं लाइट को बेंड करना। अब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वही लाइट को इस तरीके से बेंड कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं दूसरी कोई शुगर्स ले लेती हूँ जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है, जैसा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स करते हैं। उसके बाद अगर वो, अच्छा, इसकी दो कैटेगरीज हो जाती हैं बेस्ड ऑन द रोटेशन। अगर वो राइट डायरेक्शन के अंदर कर रहा है या फिर क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसको मैं बोलूँगी डेक्स्टो, ठीक है, डेक्स्टो रोटेटरी। अगर वो लेफ़्ट साइड कर रहा है, लेफ़्ट डायरेक्शन में कर रहा है मीन, या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लेवो। यहाँ पे जो हम साइंस इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, इसको पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन भी आप बोल सकते हो, और इसके लिए जो हम साइंस इस्तेमाल करते हैं वो होता है D and L। मेक श्योर ये स्मॉल d हो, क्योंकि कैपिटल D एंड कैपिटल L जो होता है वो हम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं इसी टॉपिक के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था आपको कि वो D है या L शुगर है, तो मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैटेगरीज के अंदर एक चीज़ आती है, एक आइसोमेरिज्म का टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर्स,
इनैंशोमर्स बोलते हैं मिरर इमेजेस को, ठीक है। इनैंशोमर्स को हम लोग DL आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अब आपको पता लग जाएगा कि D और L क्या होता है। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ये है, अगर कोई भी शुगर है, जैसे मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था, अगर उसका सेकंड लास्ट कार्बन जो है, अगर उसका OH ग्रुप है, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन अगर उसका OH ग्रुप राइट में है तो वो होगा डी शुगर। अगर उसका OH ग्रुप लेफ्ट में है तो वो होगा L। अगर नहीं समझ में आ रहा, नो वरीज, आगे जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी बहुत क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ध्यान से सुनो इसको। देखो नेचर के अंदर डी फॉर्म अबंडेंट है, ठीक है। इनैंशोमर्स को क्या बोला मैंने, मिरर इमेजेस, यानी कि एक शुगर का मॉलिक्यूल है, उसको बिल्कुल यहाँ पे मिरर लगा के उसको उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब स्ट्रक्चर बना के जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बनाते हैं हम लोग सिंपल एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, या फिर चलो राइबोस बना लेते हैं, ठीक है। राइबोस क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। ये बन गया राइबोस। राइबोस क्या होता है, पेंटोस होता है, तो 5 कार्बन बनाए, मैंने लगा दिया मिरर, क्योंकि मिरर इमेज है, मिरर चाहिए हमको, ठीक है। सॉरी, मिरर क्या करता है, लेफ्ट साइड को राइट बना देता है, राइट को लेफ्ट बना देता है। अब इसको उल्टा कर दो, सिर्फ पहले कार्बन और लास्ट कार्बन को छोड़ के सब ग्रुप को उल्टा कर दो। पहला कार्बन लास्ट कार्बन चेंज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाला तो सेम ही रहेगा ऑफ कोर्स, उसका कार्बन का वैलेंसी फिल करने के लिए, और पहला कार्बन इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एक फंक्शन ग्रुप है, बाकी सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे तुमने देखा ये मिरर इमेज बन गई। तो जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा, ये है सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है, ये है सेकंड लास्ट कार्बन। मैंने क्या बोला, जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसका अगर OH, एक मिनट, उसका अगर OH जो है वो अगर राइट में है, वो राइट साइड पे है, तो वो बना D, अगर लेफ्ट पे है तो वो बना L, ठीक है। इसको ही बोलते हैं इनैंशोमर्स। अब यहाँ पे देखो, इस वाले राइबोस के अंदर ये भी राइबोस है, ये भी राइबोस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इनके ग्रुप्स जो है वो अपोजिट साइड्स पे। तो ये वाला जो राइबोस है, ये इस वाले की बात कर रही हूँ, ये वाला जो राइबोस है ये D है या L है, देखो ना, तुम खुद देखो, ये जो OH है ये कौन सी साइड पे, राइट साइड पे, तो ये कौन सा बना D, ये वाला लेफ्ट पे है तो ये क्या बना L, तो ये D राइबोस, ये L राइबोस। तो यानी कि ये जो मिरर इमेजेस हैं इनको बोलते हैं इनैंशोमर्स। अगर आपको पूछा जाए कि D राइबोस और L राइबोस आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो यू मस्ट आंसर इनैंशोमर्स हैं आपस में ये दोनों, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इनैंशोमर्स। उसके बाद हमारी एक और कैटेगरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज़ गोना बी योर थर्ड कैटेगरी मे बी, हाँ, क्योंकि पहला था ऑप्टिकल आइसोमर्स, दूसरा था इनैंशोमर्स, एंड नाउ एपिमर्स, या फिर नॉट, या फिर दोनों डिफरेंट है, डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोआइसोमर्स, ठीक है। थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज है, I think क्या दिस इज दी स्पेलिंग, ओके। पहले बात करेंगे एपिमर्स की, एंड देन बात करेंगे डायस्टेरियोमर्स की, ठीक है। ये है एपिमर्स का साइड, ये वाला है डायस्टेरियोआइसोमर्स का साइड। एपिमर्स क्या होता है, ये होता है नॉन मिरर इमेजेस, यानी कि अच्छा, और बिल्कुल सिंपल करके अगर मैं तुम्हें बताऊं, एपिमर्स के अंदर, एपिमर्स वो आइसोमर्स जिनके अंदर सिर्फ एक कार्बन का जो OH है, यानी कि एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर
दो आइसोमर्स हैं, ये एक आइसोमर है, ये एक आइसोमर है, सिर्फ इसका एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज है, अगर एक OH लेफ्ट पे और एक राइट पे, तो वो आपस में एपिमर्स हैं। अब तुम बोलोगे मैम अब तुम बोलोगे कि यार ये तो एनेंशियोमर्स में भी तो ऐसा ही था, लेकिन एनेंशियोमर्स के अंदर देखो एक डिफरेंस ये था कि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन नहीं था, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, यानी कि पहले दूसरे को छोड़ के जितने भी कार्बन्स होते हैं उन सब में यही डिफरेंस होता है, यानी कि उन सब की कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक रिमेंबर सिर्फ एक कार्बन, दिस इज़ द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस आपस में एपिमर्स है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था ना हमने पहले, आई थिंक आई यूज्ड इट, एनीवेज स्ट्रक्चर मैंने पहले बनाया था और तुमको आना भी चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। गैलेक्टोस का भी सेम ही स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ एक ग्रुप का डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। ओके एक मिनट, तो ये तुम्हें नज़र आ रहा है, ये आई होप नज़र आ रहा हो, नहीं आ रहा, ओके मैं ऐसे ही बता देती हूँ। देखो ग्लूकोज के अंदर और गैलेक्टोस के अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है दोनों में कि एक के अंदर सिर्फ एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन दोनों में डिफरेंट होती है। लेट मी जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर। छः कार्बन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कहाँ होता है? दोनों में डिफरेंस होता है इस वाले कार्बन नंबर के ऊपर, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर दोनों में सेम ही होगा। तो ये है ग्लूकोज, ठीक है, ये है गैलेक्टोस, ठीक है। बाकी तुम कर लेना, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना इस तरीके से दोनों में, और बाकी OH भर देना दोनों का, ठीक है। और बाकी ये CH2O चल जाएगा, ये भी CH2O चल जाएगा, बाकी इनके OH तुम खुद भर सकते हो, ईजी है, ठीक है। ये मैं पता थर्ड वाला ये होगा, मैंने ऑलमोस्ट बना ही दिया, ठीक है, वो समझ में आना चाहिए। बाकी OH NH, इसका भी OH H एंड, चलो ये तो तुम कर लेना यार, ठीक है। इसका OH लगा देना, ये वाला ऐसा जैसा ये है वैसे ही वाला कार्बन होगा। तो देखो डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस सिर्फ इस वाले कार्बन पे है, बाकी सब सेम है, ये भी सेम है, सेम 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 सेम, सिर्फ एक कार्बन पे है। तो यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या हुए, एपिमर्स हुए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डायस्टेरियो आइसोमर्स के ऊपर, ओके वेट अ मोमेंट। डायस्टेरियो आइसोमर्स को भी हम लोग नॉन मिरर इमेजेस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। तो एपिमर्स के अंदर भी तो यही था, लेकिन हाँ बिल्कुल ये था, लेकिन एपिमर्स के अंदर क्या था, सिर्फ एक कार्बन, स्ट्रिक्टली वहाँ पे एक कंडीशन थी, एक कार्बन। यहाँ पे क्या है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, क्या मैं एपिमर्स को डायस्टेरियो आइसोमर्स बोल सकती हूँ? यस बोल सकती हूँ। इसका मतलब ये है ऑल एपिमर्स आर डायस्टेरियो आइसोमर्स, क्योंकि सारा एक है, तो वहाँ पे भी तो एक आ रहा है ना। लेकिन क्या मैं डायस्टेरियो आइसोमर को एपिमर बोल सकती हूँ? हाँ, लेकिन सारे नहीं, कुछ कुछ, ठीक है। नॉट ऑल डायस्टेरियो आइसोमर्स आर एपिमर्स, क्योंकि यहाँ पे एक से जब एक होगा तो वो एपिमर भी होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो एपिमर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है, वो है मैनोस एंड गैलेक्टोस। देखो गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर तो तुमने अभी यहीं देखा, मैं यहीं ड्रॉ कर देती हूँ मैनोस का स्ट्रक्चर। मैनोस भी एक हेक्सोस है, ठीक है, 6 कार्बन होंगे, इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है,
लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो इस वाले ग्रुप के अंदर होता है, सेकंड वाले कार्बन की। बाकी ये तुम OH वगैरह फिल कर देना खुद से। तो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा ये गैलेक्टोस और इसका देखो ये मैनोस है। अब तुम खुद बताओ मुझे कि कौन से कार्बन नंबर पे डिफरेंस है। ये कार्बन सेम है, ये कार्बन सेकंड वाला कार्बन क्या सेम है, देखो नहीं है सेम। तो ये वाला कार्बन क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, ऑफ कोर्स डिफरेंट हुआ। अच्छा फिर थर्ड वाला देखो सेम है नहीं है, सेम है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला कार्बन सेम है, नहीं ये वाला कार्बन सेम नहीं है, ये भी मैं फिल कर लेती हूँ। ओके अब हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो क्या ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन सेम है, नहीं ये सेम नहीं है। ये वाला कार्बन सेम है, सेम नहीं है, सेम है, हाँ सेम है, ये OH ठीक है सेम है, आई एम सॉरी। ये वाला कार्बन भी सेम है, यानी कि 2 कार्बन में डिफरेंस आया। तो मैनोस गैलेक्टोस आपस में क्या हुए, डायस्टेरियोमर्स हुए। अब एक सवाल है यहाँ पे, क्या मैनोस गैलेक्टोस आपस में एपिमर्स हैं या नहीं है, है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा कार्बन में डिफरेंस है, एक से ज़्यादा कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, इसीलिए डायस्टेरियो आइसोमर तो है मगर एपिमर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एनोमेरिज्म, हम लोग एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा बीटा आइसोमर्स। अच्छा जब हम लोग बात कर रहे थे एनेंटियोमर्स की, तब मैंने जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था तभी मैंने बता दिया था अल्फ़ा बीटा क्या होता है। तो ये वही है, एनोमेरिज्म वो आइसोमर्स यानी कि वो कार्बन शुगर्स शो करते हैं जो कि आपस में अल्फ़ा बीटा का रिलेशनशिप रखते हैं। आई मीन एक शुगर है, वो अल्फ़ा हो सकता है या तो वो बीटा हो सकता है। तो ये दोनों आपस में जो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं वो क्या है, उसे हम लोग बोलेंगे एनोमेरिज्म, ठीक है। ओके अब कौन सा वाला क्या होगा, कैसे पता लगेगा एक शुगर जो है वो अपना अल्फ़ा है या वो बीटा है। देखो अगर इसके लिए भी सिंपल सा ट्रिक है, सॉरी, अगर तुम्हारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट कार्बन है अगर उसका H जो है वो अगर अबव है तो वो हुआ अल्फ़ा, अगर बिलो है तो वो हुआ बीटा। A से अबव, A से अल्फ़ा, B से बिलो एंड B से बीटा, ठीक है, सिंपल। अच्छा फॉर एग्जांपल तो क्या अब हर सेम ही नाम होगा ना ग्लूकोज का, तो शुगर का सेम ही नाम होगा, अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, आपस में क्या होंगे, एनोमर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ा राइबोस, अल्फ़ा क्यों, आई एम सो सॉरी, बीटा राइबोस, ठीक है। ओके यहीं पे स्ट्रक्चर बनाता है सो इट वुड बी मोर क्लियर। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्लूकोज बनाता है, चलो ठीक है। ये हो गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे आ गया OH तुम्हारा, इसको भी फिल कर दो OH, ओके OH, यहाँ पे क्या आएगा HNCH2OH, ठीक है। ये बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसको मैं ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H। अब तो मुझे बताओ कौन सा वाला अल्फ़ा है, कौन सा वाला बीटा है। ये दोनों क्या है, दोनों ही ग्लूकोज हैं, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। कौन सा वाला अल्फ़ा है, कौन सा वाला बीटा है। अगर H अबव होगा, H अबव है तो ये क्या हुआ अल्फ़ा, H बिलो है तो ये क्या हुआ बीटा। सबसे सिंपल मुझे तो एनोमेरिज्म ही लगता है। एनेंटियोमर बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो आई थिंक कोई भी नहीं है। एपिमर्स और डायस्टेरियोमर्स किसी किसी को लग सकता है डिफ़िकल्ट, बट है नहीं, बहुत सिंपल है। जब प्रैक्टिस करोगे, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर्स पता है तो इट वुड बी डैम ईजी, बिलीव मी, ठीक है। तो आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं। तो
this was all about isomers. I hope it really helped you, and if you have any sort of question, you can just make sure to ask me in the comment section if you want. And yeah, thank you for watching.